अध्याय 36 एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होती है। ज़ाबुज़ा के दिल में खुशी भर गई। सासुके ने अभी जो जुत्सु इस्तेमाल किया था वह बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उसकी कीमत भी बड़ी रही होगी। अब सासुके कमजोर हालत में था, बदला लेने का ये बिल्कुल सही मौका था। छिपे हुए धुंध फिल्म के कुख्यात दानव के रूप में ज़ाबुज़ा मोमोची ने निंजा दुनिया में काफी नाम कमाया था। एक साधारण जैन लड़के द्वारा दबाकर पीटा जाना उसके लिए शब्दों से परे अपमान था। अब जब सासुके कमजोर था, यही मौका था अपनी इज्जत वापस पाने का। ज़ाबुज़ा के हाथ में मौजूद एक्सिक्यूशनर्स ब्लेड हल्का सा कांपने लगा। अब यही पर उसके शरीर की लपट जैसी स्थिति पूरी तरह खत्म हो गई और उसकी आंखों में घातक चमक फूट पड़ी। एक कदम में ही वह सीधे सासुके की तरफ झपटा। उस पर ज़ाबुज़ा की रफ्तार बेहद डरावनी थी। एक्सिक्यूशनर्स ब्लेड सीधा सासुके के माथे की तरफ निशाना बनाकर नीचे गिरने वाला था। ये बुरा है, सासुके का चक्र पूरी तरह खत्म हो चुका है। काकाशी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और वह तेजी से आगे बढ़ा। उम्मीद है मैं समय पर पहुंच जाऊं। अपनी पहले की स्थिति की वजह से काकाशी थोड़ा दूर था। हालांकि ज़ाबुज़ा घायल था, लेकिन एक जोनिन की ताकत मजाक नहीं होती। सासुके के लिए बिना गॉडस्पीड के सहारे इतनी तेज गति का सामना करना लगभग असंभव था। लेकिन सासुके पूरी तरह जड़ नहीं हुआ था। उसने तुरंत एक कदम पीछे लिया और पीछे हट गया। बैंग! ब्लेड सासुके के सामने जमीन में जोर से धंस गई। भयानक ताकत और एक्सिक्यूशनर्स ब्लेड की धार ने जमीन को चीर दिया और एक दरार बना दी। लेकिन पहली बार चूकने के बाद भी ज़ाबुज़ा नहीं रुका और तुरंत दूसरा हमला कर दिया। मर जा बच्चे! इस बार दूरी और भी कम थी और ज़ाबुज़ा और तेज हो गया था, इसलिए सासुके के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अगले ही पल क्लैंग! धातु के टकराने की आवाज गूंजी और सासुके के सामने चिंगारियां फूट पड़ी। एक आकृति अचानक प्रकट हुई और सासुके और गिरती हुई तलवार के बीच आकर खड़ी हो गई। काकाशी ने एक हाथ में कुनाई पकड़ी हुई थी और उसी से एक्सिक्यूशनर्स ब्लेड के वार को रोक लिया। तुरंत ही एक तेज हवा का झोंका पूरे इलाके में फैल गया। काकाशी ने हल्की सांस छोड़ी। बस समय पर पहुंच गया। अगर तुम्हारा चक्र खत्म हो रहा था तो तुम पहले पीछे क्यों नहीं हटे? ये सुनकर सासुके बस बेबसा मुस्कुरा दिया। ये जुत्सु ऐसा नहीं है जिसे मैं कंट्रोल कर सकूं। तुम्हारा खुद का जुत्सु जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर कौन कर सकता है? सासुके की बात सुनकर काकाशी कुछ पल के लिए उलझ गया। सासुके ने समझाया, लाइटनिंग स्टाइल टिल गॉड स्पीड। गले तंत्र बिजली के चक्र का इस्तेमाल करके शरीर को उत्तेजित करता है और विस्फोटक गति पैदा करता है। इस दौरान सारी हरकतें अपने आप होती हैं, दुश्मन की चाल और मेरे शरीर की पहली प्रतिक्रिया के आधार पर। मेरे शरीर की मूवमेंट खुद ब खुद बनती है, मुझे उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जब बहुत ज्यादा चक्र खर्च हो गया, तब भी मेरा शरीर अपने आप प्रतिक्रिया करता रहा और मैं समय पर गॉड स्पीड की स्थिति खत्म नहीं कर पाया। ये सुनकर काकाशी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। ऐसा जुत्सु जो पूरी तरह उपयोगकर्ता के नियंत्रण से बाहर हो और केवल शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर आधारित हो। कुछ देर सोचने के बाद काकाशी समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि पहले सासुके की गति इतनी अविश्वसनीय थी कि यहाँ तक कि उसके लिए भी। और उसके हमलों की हरकतें भी कुछ अजीब लग रही थी। दरअसल वे उसके शरीर की सहज प्रतिक्रियाएं थी। इससे दिमाग को प्रतिक्रिया देने में लगने वाला समय पूरी तरह खत्म हो जाता है। भले ही वह समय बहुत छोटा हो, लेकिन परम गति की तलाश में इतना भी फर्क बहुत बड़ा होता है। ये समझते ही काकाशी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। क्या कमाल का जुत्सु बनाया है तुमने सासुके! अभी यह उतना बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन जैसे जैसे सासुके मजबूत होता जाएगा, ये तकनीक बेहद डरावनी बन जाएगी। शायद एक दिन निंजा दुनिया का सबसे तेज निंजा सासुके ही होगा। मेरे रास्ते से हट जाओ काकाशी, मैं उस बच्चे को मार डालूंगा। ज़ाबुज़ा कर जा। हालांकि ज़ाबुज़ा बुरी तरह घायल था, इसलिए इस हालत में वह काकाशी का मुकाबला नहीं कर सकता था। काकाशी ने उसकी तरफ देखा और आसानी से कुनाई से उसका वार रोक दिया। ज़ाबुज़ा, कोनोहा का एक जैनिन तुम्हें इस हालत तक पहुंचा चुका है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम लड़ाई जारी रख सकते हो, खासकर मेरे खिलाफ? काकाशी की आवाज शांत थी, लेकिन इससे ज़ाबुज़ा का चेहरा गुस्से और झुंझलाहट से विकृत हो गया। काकाशी हत्या के कोई आसान दुश्मन नहीं था। वह हत्या के टारगेट की सूची में ऊपर था और बेहद खतरनाक माना जाता था। अब घायल हालत में उसे लड़ना केवल पूरी हार का कारण बनता। जितना ज़ाबुज़ा सोचता उतना ही गुस्सा बढ़ता। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि हिडन मिस्ट का दानव एक जैनिन लड़के से मार खा जाएगा। जैसे ही ज़ाबुज़ा झुंझलाते हुए सोच रहा था, काकाशी अंतिम वार करने की तैयारी कर रहा था। ज़ाबुज़ा जैसे दुश्मन के खिलाफ काकाशी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। एक छोटी सी गलती भी सासुके और बाकी लोगों को खतरे में डाल सकती थी। जैसे ही काकाशी हमला करने का मौका देख रहा था, बूम! अचानक उसके पीछे जोरदार विस्फोट हुआ। आवाज उसी दिशा से आई जहां नारुतो और बाकी लोग थे। सासुके और काकाशी दोनों तुरंत पीछे मुड़े। धुआं और धूल हवा में फैल गए थे और नारुतो पीछे की ओर उछलकर एक पेड़ से जोर से टकराया। जैसे जैसे धुआं चढ़ने लगा, एक चौका पहने आकृति दिखाई दी जिसका शरीर और चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। उसके एक हाथ में बेहोश ताजुना था और उसके पीछे एक और निंजा खड़ा था जिसकी कुनाई सेकुरा के पेट में धंसी हुई थी। कुनाई की धार से खून तेजी से बह रहा था। सेकुरा का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उस पर सासुके और काकाशी दोनों सदमे में जम गए। इन लोगों का अचानक आना बिल्कुल सही समय पर हुआ था। सेकुरा, काकाशी का चेहरा अंधेरा हो गया और उसकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। किसी ने उसके जैनिन टीम के सदस्य पर हमला करने की हिम्मत की। ये सीधे सीधे उसे नजरअंदाज करना था। ज़ाबुज़ा भी हैरान था। ये नए लोग कौन थे? उनका निशाना भी साफ साफ ताजुना ही था। आखिर मामला क्या था? क्या गातों ने मेरे अलावा और निंजा भी रखे हैं? ताजुना को निशाना बनाने के कारण यही सबसे तार्किक संभावना लग रही थी। जैसे ही ज़ाबुज़ा ये सोच रहा था, अचानक भयानक हत्या की मंशा किलिंग इंटेंट पूरे मैदान में फैल गई। ज़ाबुज़ा ने हैरानी से काकाशी की तरफ देखा। वह गुस्से में है। अब यहाँ रुकना बहुत बुरा फैसला होगा। अगर गातों ने मेरे अलावा और लोगों को रखा है तो उन्हें ही काकाशी हत्या के आतंक का सामना करने दो। ज़ाबुज़ा धीरे धीरे पीछे हटा और फिर बिना हिचकिचाए मुड़कर चला गया। काकाशी ने उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना ध्यान उन दो रहस्यमय निंजाओं पर केंद्रित कर दिया जो अचानक प्रकट हुए थे। चैप्टर 37 अध्याय 37 मौन समन्वय। ज़ाबुज़ा पीछे हट चुका था और काकाशी ने उसका पीछा नहीं किया। फिलहाल एक दुश्मन कम होना उनके लिए राहत की बात थी, लेकिन उसके सामने खड़े दो निंजा एक बहुत बड़ी चुनौती थे। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई खास हरकत नहीं की थी, फिर भी काकाशी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा हो। उन्होंने न सिर्फ ताजुना को पकड़ लिया था, बल्कि सेकुरा भी उनके कब्जे में थी और वह लगभग बेहोश हो चुकी थी। उसके पेट में गहराई तक कुनाई घुसी हुई थी और खून तेजी से बह रहा था। ये साफ था कि अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। काकाशी का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे जितनी जल्दी हो सके सेकुरा को बचाना था। लेकिन तभी ताजुना को पकड़े हुए निंजा बिना हिचकिचाहट मुड़ा और उसे साथ लेकर जंगल की तरफ छलांग लगा दी। उसका इरादा साफ था, वो यहाँ रुककर लड़ाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं रखता था। काकाशी का चेहरा अंधेरा हो गया। जिस व्यक्ति की रक्षा करना उनका मिशन था, वही उनसे छीन लिया गया था। इसका मतलब था कि मिशन असल में असफल हो चुका था। लेकिन अब यह एक साधारण बी रैंक मिशन नहीं रहा था। केवल ज़ाबुज़ा की मौजूदगी ने ही इस मिशन की कठिनाई को ए रैंक तक पहुंचा दिया था। और अब इन दो नए शक्तिशाली निंजाओं के आने से खतरा और भी बढ़ गया था। उनमें से एक ताजुना को लेकर जा चुका था, लेकिन दूसरा अभी भी वहीं खड़ा था और उसके शरीर से दबाव भरी आवाज़ निकल रही थी। ये निंजा अभी भी सेकुरा को पकड़े हुए था और काकाशी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बचाया जाए बिना उसे और खतरे में डाले। उसी समय नारुतो लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। भले ही उसे जोर से उछालकर फेंका गया था, लेकिन उसकी मजबूत काया के कारण वह जल्दी संभल गया। जब उसने सेकुरा की हालत देखी, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। सेकुरा! नारुतो के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली चक्र फूट पड़ा जो झटके की लहर की तरह फैल गया। सेकुरा को पकड़े हुए निंजा ने अपनी नजर काकाशी से हटाकर नारुतो पर टिका दी। मौका महसूस करते ही काकाशी ने तुरंत बॉडी फ्लिक टेक्निक का इस्तेमाल किया और तेज गति से सेकुरा को बचाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, वुश! एक अजीब शूरिकेन बेहद तेज गति से उसके चेहरे के पास से गुजरा और पीछे जमीन में धंस गया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि जमीन में छोटा सा गड्ढा बन गया, जिससे काकाशी को अपनी चाल रोकनी पड़ी। इस बीच सेकुरा को पकड़े निंजा बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। जब उसने देखा कि नारुतो की आंखें लाल होने लगी हैं और उसके चारों तरफ का चक्र लाल रंग लेने लगा है, तो उसने अचानक सेकुरा को एक तरफ फेंक दिया। नारुतो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन दुश्मन ने एक जबरदस्त किक मारी जिसने नारुतो को फिर से पीछे उड़ा दिया। काकाशी एक पल के लिए हिचकिचाया, समझ नहीं पा रहा था कि अगला कदम क्या होना चाहिए। तभी सासुके की आवाज गूंजी, काकाशी सेंसेई, अब मौका है। सासुके बिना हिचकिचाहट काकाशी के पास से दौड़कर सीधे दुश्मन की तरफ बढ़ गया। काकाशी एक पल के लिए चौंक गया। यह क्या सोच रहा है? ऐसे सीधे हमला करना तो आत्महत्या है। लेकिन अगले ही सेकंड काकाशी समझ गया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई और वह भी तुरंत आगे बढ़ा। काकाशी तेजी से आगे बढ़कर सबसे पहले दुश्मन से भिड़ गया। बैंग बैंग! काकाशी के दो बार दुश्मन पर पड़े, लेकिन उनके टकराने की ताकत उसके कलाई तक दर्द पहुंचा गई। दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा थी और उसका शरीर सामान्य रूप से सख्त था, लगभग स्टील से भी ज्यादा।
जैसे काकाशी ने किसी धातु पर वार किया हो। दुश्मन के पलटवार से बचते हुए काकाशी थोड़ा पीछे हट गया। उसी समय सासुके ऊपर से छलांग लगाकर आया, हाथ में कुनाल लिए सीधे दुश्मन के माथे पर वार करने के लिए। अगले ही पल दुश्मन की आंखों में ठंडी चमक आई। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली से एक अजीब हथियार सीधा बाहर निकला, जिसने सासुके के शरीर को आर पार कर दिया। नारुतो, जो अभी उठ कर खड़ा हुआ था, यह भयानक दृश्य देखकर सन्न रह गया। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। सासुके थर्ड। जब नारुतो सदमे में खड़ा था, किसी ने पीछे से उसके सिर पर जोर से मारा। बेवकूफ, वहां खड़े क्या देख रहे हो? जाओ और सकुरा को देखो। जानी पहचानी आवाज सुनकर नारुतो ने हैरानी से आंखें झपकाईं और पीछे मुड़कर देखा। सासुके उसके बिल्कुल पास खड़ा था। नारुतो अविश्वास में जम गया। सासुके, तुम? वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बिजली की चटकने की आवाज गूंजी। जिस सासुके के सीने में छेद हुआ था, वह हवा में ही बिजली के विस्फोट में बदल गया और सीधे दुश्मन पर गिरा। यह अचानक झटका दुश्मन के शरीर को पूरी तरह सुन्न कर गया और वह कुछ क्षण के लिए हिल नहीं सका। हालांकि यह असर बहुत थोड़े समय के लिए था, लेकिन उतना ही काफी था। काकाशी का चिदोरी पहले से तैयार था। बहुत बढ़िया सासुके, काकाशी ने उसकी तारीफ की और बिजली से गिरे हाथ के साथ आगे बढ़ा। एक झटके में वह तेजी से आगे बढ़ा और चिदोरी को पूरी ताकत से दुश्मन के सीने की तरफ घूम दिया। दुश्मन, जो अभी भी बिजली के प्रभाव से जकड़ा हुआ था, हिल नहीं पाया। वह केवल देख सकता था कि बिजली का वार उसके दिल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आखिरी पल में उसका शरीर थोड़ा सा खिसक गया। क्रैक जी, बिजली की गड़गड़ाहट से हवा भर गई। काकाशी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। धत बूम, अगले ही पल एक जबरदस्त वार काकाशी के सीने पर पड़ा, जैसे किसी तोप का गोला टकराया हो। वह हवा में कई बार घूमता हुआ पीछे जा गिरा और किसी तरह खुद को संभाला। ऊपर देखकर उसने दुश्मन को गौर से देखा। अब उसके सीने में एक छेद दिखाई दे रहा था, लेकिन उस घाव से कोई खून नहीं बह रहा था। उसकी जगह सफेद हड्डी जैसी परत उस जगह को ढके हुई थी, जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही थी। और आखिरी पल में शरीर हिलाने की वजह से दिल पर सीधा वार भी नहीं लगा। उसे लगी चोट मामूली ही थी, बुरा नहीं, जैसा उम्मीद था मास्टर द्वारा चुने गए व्यक्ति के लिए। दुश्मन की आवाज जवान लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी छिपा हुआ था। काकाशी ने भौहें सिकोड़ ली। तुम आखिर हो कौन? कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी चिदोरी को सह सके और केवल हल्की चोट लेकर बच जाए, ये समझ से बाहर था। उसके सीने की वह अजीब रक्षा काकाशी को उलझन में डाल रही थी। आखिर कौन सी तकनीक इतनी शक्तिशाली चिदोरी को रोक सकती है? उधर सासुके सकुरा के पास पहुंच चुका था और नारुतो को भी साथ ले आया था। सकुरा की सांसें बहुत हल्की थीं। सासुके की नजर तुरंत उसके पेट के घाव पर गई। उसके शरीर में धंसी कुनाई की वजह से खून लगातार बह रहा था। नारुतो ने हाथ बढ़ाकर कुनाई निकालने की कोशिश की, लेकिन सासुके ने तुरंत उसे रोक दिया। नहीं, अगर तुम इसे निकालोगे तो खून और तेजी से बहने लगेगा। नारुतो एक पल के लिए रुक गया, फिर से हिलाकर सासुके पर भरोसा करने का फैसला किया। तो फिर क्या करें? सासुके ने सिर उठाया और उसकी नजर काकाशी से मिली। सकुरा को लेकर जाओ, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो उसका इलाज कर सके। इस आदमी को मैं संभाल लूंगा। चैप्टर 38 मिशन भी चाहिए और साथी भी। सासुके ने काकाशी के सामने खड़े निंजा की ओर देखा। यह व्यक्ति कौन था? सासुके उसकी पहचान जानने के लिए उत्सुक था। आखिरकार यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मूल कहानी में दिखाई देता हो। आखिर यह आदमी था कौन? लेकिन अभी उससे भी ज्यादा जरूरी बातें थी। साकुरा की हालत गंभीर थी और अगर जल्दी इलाज का कोई तरीका नहीं मिला तो हालात जानलेवा हो सकते थे। साकुरा को अपनी बाहों में पकड़े हुए नारुतो चिल्लाया, सासुके चलो यहाँ से निकलते हैं। उस समय नारुतो के दिमाग में बस साकुरा की सुरक्षा ही थी। सासुके ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, पूर्व दिशा में जाओ, वेस्ट देश की सीमा पार करो और फिर फायर देश में वापस पहुंच जाओ। मुझे याद है वहाँ कोनोहा की एक छोटी बस्ती है, वहाँ एक तैनात निंजा यूनिट होनी चाहिए और शायद हमें उनमें कोई मेडिकल निंजा भी मिल जाए। पूर्व दिशा? हाँ। नारुतो ने सासुके द्वारा बताई दिशा में देखा, लेकिन वह चल गया। कितनी दूर है और क्या हम समय पर पहुंच पाएंगे? सासुके ने एक पल सोचा और कहा, अगर हम आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच गए तो उसके बचने की अभी भी उम्मीद है। नारुतो ने भौहें सिकोड़ ली। सासुके ने दूरी नहीं बताई थी, लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा समय नहीं था। क्या वह पहुंच पाएगा? सासुके को हल्का पछतावा हुआ। अगर उसने पहले इतना चक्कर खर्च न किया होता तो वह लाइटनिंग फ्लैश का उपयोग करके तेजी से वहां पहुंच सकता था। लेकिन तभी नारुतो ने हल्की सांस छोड़ी। चिंता मत करो सासुके, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। सासुके चौंक गया, इसका क्या मतलब है? नारुतो हल्का सा मुस्कुराया, मैं साकुरा को संभाल लूंगा, लेकिन दाजना को पकड़ लिया गया है ना? अगर हमने यह मिशन स्वीकार किया है तो हम उसे इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। उसे तुम्हारे हवाले करता हूं। ये कहकर नारुतो बिना हिचकिचाए मुड़ा और पूरी गति से पूर्व दिशा की ओर दौड़ पड़ा। सासुके को दाजना को बचाने में खास दिलचस्पी नहीं थी। अगर विकल्प होता तो वह यहीं रुककर काकाशी की मदद करना पसंद करता। लेकिन तभी सिस्टम अचानक बज उठा। दाजना की सुरक्षा सुनिश्चित करो, असफलता स्वीकार नहीं है। मिशन पूरा करने पर तुम्हें एक जेन्युइन स्टार्टर पैक मिलेगा। सासुके ने भाई अगर ऐसा है तो दाजना को बचाना प्राथमिकता बन गया। आखिर यह गांव के बाहर उसका पहला मिशन था। अगर यह सफल हो गया तो भविष्य की कहानी पर गंभीर असर पड़ सकता था। सासुके कहानी की दिशा को बहुत ज्यादा बदलना नहीं चाहता था। भविष्य की जानकारी होना उसके लिए बहुत बड़ा फायदा था, लेकिन अगर बहुत सी घटनाएं बदल गई तो अनजान परिणाम सामने आ सकते थे और तब उसका ये फायदा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, वह निंजा बहुत तेज है, बस उम्मीद है कि मैं उसे पकड़ पाऊं। सासुके ने सोचा। उसने अपने शरीर में बची हुई चक्र शक्ति का अंदाजा लगाया। जाबुजा के साथ लड़ाई ने उसकी लगभग 90% ऊर्जा खत्म कर दी थी। लाइटनिंग स्टाइल शैडो क्लोन इस्तेमाल करने के बाद तो उसका चक्र लगभग पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसका चक्र लगभग एक तिहाई तक वापस आ चुका है। जितना वह अपने चक्र को सीमा तक इस्तेमाल करता उतनी ही तेजी से वह दोबारा बढ़ता दिख रहा था। हालांकि एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद उसकी गति धीमी हो जाती थी। एक तिहाई चक्र के साथ सासुके ने अंदाजा लगाया कि वह लाइटनिंग फ्लैश को कुछ मिनट तक बनाए रख सकता है। शायद इतना समय उस निंजा को पकड़ने के लिए काफी होगा। लाइटनिंग रिलीज, गॉड स्पीड, लाइटनिंग फ्लैश, क्रैकल। बिजली उसके पूरे शरीर के चारों ओर दौड़ गई और वह बिजली की एक चमक बनकर जंगल में आगे बढ़ गया। कुछ ही पलों में वह बिजली की लकीर दूर गायब हो गई और काकाशी वहीं खड़े खड़े थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। तो वह दाजना के पीछे गया है। ज्यादा मत करना सासुके। मिशन असफल होने पर काकाशी भी सजा से नहीं बच सकते थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि असफल मिशन का क्या मतलब हो सकता है। उनके पिता ने भी एक असफल मिशन के बाद अपनी जान गंवाई थी। अब काकाशी भी उसी दुविधा का सामना कर रहे थे, अपने साथियों को प्राथमिकता दें या मिशन को पूरा करें। लेकिन नारुतो और सासुके ने साफ दिखा दिया था कि वे दोनों चीजें चाहते हैं। जस्ट बिजली की चमकी जंगल में कौन रही थी जब सासुके दाजना को ले जाने वाले निंजा के पीछे दौड़ रहा था। अपने शेरिंगन को सक्रिय करके उसने अपने लक्ष्य की हल्की हल्की गतिविधियों के निशान पकड़ लिए। शेरिंगन के बिना लाइटनिंग फ्लैश का इस्तेमाल करके पीछा करना लगभग असंभव होता। कुछ मिनट बीत गए और सासुके का चक्र फिर खत्म हो गया। जैसे ही लाइटनिंग फ्लैश बंद हुआ वह अपनी गति बनाए रखते हुए पैदल दौड़ता रहा, जबकि उसका चक्र तेजी से दोबारा बनने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने फिर से लगभग एक तिहाई चक्र हासिल कर लिया। लाइटनिंग फ्लैश, क्रैकल। जंगल फिर से बिजली की चमक से जगमगा उठा। इस बीच जंगल के अंदर एक खुली जगह में वह निंजा शांत खड़ा था जिसने दाजना को पकड़ रखा था। उसने बेहोश बनाने वाले को एक पेड़ के नीचे फेंक दिया था और किसी विशेष संवेदन तकनीक से सासुके के तेजी से करीब आने को महसूस कर रहा था। ये कैसी जुत्सु है? उसने बुदबुदाया। इतनी तेज गति, ये क्लाउड गांव के लाइटनिंग स्टाइल चक्र मोड जैसी लगती है, लेकिन ये तकनीक पूरी तरह गति बढ़ाने पर केंद्रित रहती है। फिर भी इतनी कम उम्र में इसे सीखना प्रभावशाली है। और भी दिलचस्प बात ये थी कि उसने ये जुत्सु पहले कभी नहीं देखा था। इसका मतलब केवल दो संभावनाएं थी। पहली, ये किसी छिपे हुए कबीले या गांव की गुप्त तकनीक हो सकती है। दूसरी और ज्यादा संभव बात, सासुके ने इसे खुद बनाया हो। किसी भी तरह से यह प्रभावशाली है। उसने कहा, अगर सासुके ने सच में इसे खुद विकसित किया है तो उसकी प्रतिभा कल्पना से कहीं अधिक है। आओ देखते हैं क्या तुम मेरे वैसे बनने के योग्य हो। इसी समय सासुके लगभग 100 मीटर दूर रुक गया। उसके शरीर का चक्र लगभग खत्म हो चुका था। अपने शेरिंगन से उसने आगे के पैरों के निशानों में कुछ बदलाव देखे। लग रहा था कि दुश्मन इस जगह पहुंचकर धीमा हो गया था। इसका मतलब दुश्मन ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए पहले उसे थोड़ा चक्र वापस हासिल करना होगा, क्योंकि अगर बिना चक्र के दुश्मन से सामना हुआ तो वह कैसे लड़ेगा। दुश्मन पहले ही सासुके की मौजूदगी महसूस कर चुका था। जब उसने देखा कि सासुके रुक गया है, शायद चक्र वापस पाने के लिए। काफी सावधान हो, उसने कहा। चैप्टर 39 साफ साफ दिखने वाला जाल। मेरा लगभग आधा चक्र वापस आ गया है। जैसा उम्मीद था, असली सुधार लड़ाई के दौरान ही होता है।
सासुके ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आगे देखा। अपने शरीर में चक्र की मात्रा महसूस करते हुए उसने पाया कि वह अभी पूरी तरह वापस नहीं आया था। लेकिन जाबुजा के साथ हुई लड़ाई के बाद उसने महसूस किया कि उसकी चक्र क्षमता लगभग 5 बढ़ गई थी। सिर्फ एक लड़ाई ने उसे इतना सुधार दे दिया था। कुनाई 16 बचे, शूरिकेन 20, एक विस्फोटक टैग, स्टील वायर। उस आदमी की गति बेहद तेज है और उसकी ताकत निश्चित रूप से जोनिन स्तर की है। सिर्फ कोई साधारण जोनिन नहीं, शायद एक अलाइव जोनिन। सासुके सावधानी से आगे बढ़ा। झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए आखिर उसे एक छोटा सा खुला मैदान दिखा। वहां जमीन पर एक पेड़ की छाया के नीचे ताजना पड़ा था, लेकिन आसपास कोई और नहीं था। ये दृश्य साफ साफ एक जाल था, और सिर्फ जाल ही नहीं बल्कि जानबूझकर खुला जाल। यही बात सासुके को और सतर्क बना रही थी। किसी में कितनी आत्मविश्वास होगा कि वह इतनी खुली जाल बिछाकर दुश्मन का इंतजार करे। एक पल के लिए सासुके उलझ गया। अगर वह दोबारा भेजा गया निंजा था तो ताजुना को जिंदा ले जाने का कोई मतलब नहीं था। उसे मार देना ही मिशन पूरा कर देता। ठीक नहीं, ये हमें यहाँ लाने के लिए चाह रहा है। जैसे ही सासुके को यह एहसास हुआ, पीछे से एक परछाई चुपचाप उभरी। एक हाथ उसके कंधे की ओर बढ़ा। उसी पल सासुके की प्रवृत्ति ने खतरे की चेतावनी दी। लाइटनिंग फ्लैश। वह बिजली की चमक बनकर तुरंत दूर जा कूदा और सीधे खुले मैदान में उतर गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा वहीं एक आदमी खड़ा था जहां वह अभी कुछ क्षण पहले खड़ा था। सासुके ने तुरंत कुनाई निकाल ली। उसके शेरिंगन के दो टोमर धीरे धीरे घूम रहे थे। सामने वाला आदमी सिर उठाकर उसकी आंखों में देखने लगा। क्या खूबसूरत आंखें हैं। आंखें, क्या वह उसके शेरिंगन के पीछे था? अचानक वह आदमी सांप की तरह मुड़ा और पेड़ के चारों ओर घूमकर सीधे सासुके के सामने आ गया। अब सासुके समझ गया, यह आदमी ओरोचिमारू है। क्या मजाक है? ओरोचिमारू यहाँ क्यों होगा? क्या तुम डर गए हो? ओरोचिमारू मुस्कुराया, लेकिन सासुके ने 2 कुनाई निकाल ली। मुझसे कुनाई से लड़ोगे? कितना बोला है? अचानक सासुके ने 7 कुनाई एक साथ फेंकी। उनकी उड़ान अजीब घुमावदार रास्तों में थी और अगले ही पल वे आपस में टकराकर कई बार दिशा बदलने लगी। सबसे पास वाली कुनाई ओरोचिमारू से 2 मीटर दूर थी। क्या शानदार तकनीक है। लेकिन अगले ही पल ओरोचिमारू ने तुरंत हाथ के संकेत बनाए। विंड स्टाइल, गैलपाम। तेज हवा का झोंका उठा और सारी कुनाई उड़ा दी, और उसी क्षण सासुके सीधे उसके सामने पहुंच गया। कुनाई सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थी। अगर मरना भी पड़ा तो इसके कुछ दांत तोड़कर ही मरूंगा। चैप्टर 39 खुला खुला जात दी ओपनली ऑब्वियस ट्रैप। हिंदी अनुवाद। मेरी लगभग आधी चक्र वापस आ गई है। जैसा सोचा था, लड़ाई के दौरान सुधार सबसे ज्यादा होता है। सासुके ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने देखा। अपने शरीर के अंदर चक्र की मात्रा महसूस करते हुए उसे पता चला कि वह अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी। लेकिन जाबुजा के साथ हुई लड़ाई के दौरान सासुके ने महसूस किया कि उसकी चक्र की मात्रा रहस्यमय तरीके से लगभग 5 बढ़ गई थी। साथ ही उसकी ताकत और गति भी स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। सिर्फ एक लड़ाई ने उसे इतना बड़ा सुधार दे दिया। लगता था कि सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि ऐसी लड़ाइयां भी जरूरी है ताकि वह खुद को और आगे बढ़ा सके। लड़ाई से मिलने वाला सुधार सच में बहुत बड़ा था। सासुके ने जल्दी से अपने हथियारों का हिसाब लगाया। कुनाई 16 बाकी, शूरिकेन 20, एक एक्सप्लोसिव टैग, स्टील वायर। उस आदमी की स्पीड बहुत तेज है और उसकी ताकत निश्चित रूप से जोनिन स्तर की है। सिर्फ साधारण जोनिन नहीं, शायद एलिट जोनिन। उसे हराना आसान नहीं होगा। सासुके ने शांत दिमाग से स्थिति का विश्लेषण किया। यहाँ तक उसका पीछा करते हुए रास्ते में सिर्फ कुछ मिनट आराम करने के अलावा उसने हर सेकंड बिजली जैसी गति से दौड़ते हुए बिताया था। उसकी यह स्पीड पहले ही सामान्य जोनिन से ज्यादा थी। हालांकि यह असली बिजली जैसी गति जितनी डरावनी नहीं थी, लेकिन कम से कम 2 तिहाई उतनी तेज जरूर थी। फिर भी उसे यहाँ तक पहुंचने में इतना समय लगा। इससे साफ था कि दुश्मन की ताकत कितनी खतरनाक थी। संभव था कि वह काकाशी सेंसेई से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। सासुके सावधानी से आगे बढ़ा, अपनी मौजूदगी को जितना हो सके दबाते हुए। घने झाड़ियों को पार करने के बाद आखिरकार उसे एक छोटा सा खुला मैदान दिखाई दिया। ये जगह जंगल के बाकी हिस्से से अलग थी। यहाँ बहुत कम पेड़ थे। सिर्फ कुछ छोटे छोटे पेड़ थे जो मुश्किल से 2 लोगों जितने ऊंचे थे। घास पर एक पेड़ की छाया के नीचे ताजना पड़ा हुआ था। आसपास कोई और नहीं था। ये दृश्य साफ साफ एक जाल था, और सिर्फ जाल ही नहीं बहुत ही खुला खुला जाल। इससे सासुके और ज्यादा सतर्क हो गया। किसी को अपने दुश्मन को इतनी साफ दिखाई देने वाली चाल में फंसाने के लिए कितनी आत्मविश्वास भरी ताकत चाहिए होगी। ऐसा लग रहा था जैसे यह आदमी जानबूझकर यहाँ रुककर किसी को बुला रहा हो। ताजुना को पकड़ना शायद असली उद्देश्य भी नहीं था। कुछ पल के लिए सासुके उलझ गया। अगर दुश्मन गातों का भाड़े का निंजा था तो ताजुना को जिंदा रखने का कोई कारण नहीं था। उसे मार देना ही मिशन पूरा कर देता। अगर ताजुना मर जाता तो वेव्स देश हमेशा के लिए गातों के कब्जे में रहता। फिर उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? बुरा हुआ, ये हमें यहाँ लुभाने के लिए चाह रहा है। जैसे ही सासुके को यह एहसास हुआ, उसी समय उसके पीछे एक परछाई चुपचाप उभरी और एक हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ा। उस पर भले ही सासुके दुश्मन की मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी इंद्रियां जोर जोर से खतरे का संकेत दे रही थी। लाइटनिंग फ्लैश। घबराहट के उस पल में सासुके ने अपनी पूरी स्पीड से लाइटनिंग फ्लैश का इस्तेमाल किया। उसका शरीर बिजली की तरह चमका और तुरंत दूर जाकर खुले मैदान में उतर गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा, जैसा उसने सोचा था, दुश्मन वहीं खड़ा था जहां वह कुछ पल पहले था। सासुके ने बाहें सिकोड़ ली। उसने जल्दी से अपनी पाउच से कुनाई निकाली और अपनी शेरिंगन आंखों से उस व्यक्ति पर नजर टिकाई। उसके शेरिंगन के 2 टॉमोय धीरे धीरे घूम रहे थे। दुश्मन ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। क्या खूबसूरत आंखें हैं। आंखें, क्या वह उसके शेरिंगन के पीछे था? यह मजाक था। मूल कहानी में तो इस समय कोई भी सासुके के शेरिंगन के पीछे नहीं पड़ा था। आखिर यह आदमी था कौन? अचानक सासुके ने देखा, दुश्मन का शरीर सांप की तरह मुड़ा हुआ पेड़ के चारों ओर घूम गया और तेजी से घूमकर सीधे उसके सामने आ गया। अब सासुके समझ गया, यह आदमी ओरोचिमारू है। क्या बकवास, ओरोचिमारू यहाँ अभी क्यों होगा? और क्या उसने ताजुना को सिर्फ इसलिए पकड़ा था ताकि सासुके उसका पीछा करे? इसका कोई मतलब नहीं था। मूल कहानी में तो ओरोचिमारू इस समय प्रकट ही नहीं हुआ था, और अभी तो सासुके और उसकी टीम बस मिशन लेकर गांव से निकले ही थे। ओरोचिमारू के पास यहाँ आने की कोई वजह नहीं थी। क्या वह विलेज को नष्ट करने की योजना की तैयारी में व्यस्त नहीं होना चाहिए था? फिर वह अचानक यहाँ कैसे आ गया? क्या तुम डर गए हो? सासुके का चेहरा थोड़ा पीला देखकर ओरोचिमारू मुस्कुराया, लेकिन सासुके ने तुरंत खुद को संभाला और अपनी कुनाई उठाकर सीधे ओरोचिमारू की तरफ देखता रहा। ये स्थिति बेहद खराब थी। ओरोचिमारू, उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह सासुके को आसानी से कुचल सकता था। उसे हराने की कल्पना करना भी असंभव था। अभी सबसे अच्छा विकल्प शायद ताजुना को लेकर भाग जाना था। अगर सासुके अकेला होता तो वह लाइटनिंग फ्लैश से पहले ही भाग जाता, लेकिन ताजुना यहाँ था। अगर वह बिना लड़े उसे लेकर भागता तो यह बहुत अजीब लगता, और इसे ओरोचिमारू और ज्यादा शक करके उसका पीछा कर सकता था। लेकिन रुककर लड़ना भी असंभव था। ये सच में जीवन और मृत्यु का संकट था। नहीं, अगर यह ओरोचिमारू भी है तो भी मेरे पास एक मौका है। अगर ओरोचिमारू उसके शरीर के पीछे है तो शायद कुछ चाल चलने का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर वह सिर्फ उसकी आंखें चाहता है तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं। फिर भी बिना लड़े हार मानना सासुके की आदत नहीं थी। उसने अपनी पाउच से दूसरी कुनाई निकाली। सासुके को ऐसा करते देख ओरोचिमारू मुस्कुराया। कुनाई से मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो? कितने भोले हो। लेकिन शेरिंगन की वजह से सासुके की परसेप्शन और कंट्रोल बहुत बढ़ चुके थे। भले ही यह सिर्फ कुनाई थी, लेकिन उसकी तकनीक साधारण नहीं थी। एक पल में सासुके ने 7 कुनाई एक साथ फेंक दी। कुछ क्षण के लिए ओरोचिमारू भी रुक गया। कुनाई हवा में अजीब अजीब घुमावदार रास्तों से जा रही थी, और अगले ही पल वे आपस में टकराकर कई बार अपना रास्ता बदलने लगी। अब सबसे नजदीकी कुनाई ओरोचिमारू से 2 मीटर से भी कम दूरी पर थी। उस पर ओरोचिमारू भी उनके रास्ते को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। क्या शानदार फेंकने की तकनीक है। लेकिन अगले ही सेकंड उसने तेजी से हैंड साइन बनाए। विंड स्टाइल, गेल बाम। तेज हवा का झोंका उठा और सारी कुनाई को हवा में ही उड़ा दिया। अपनी ताकत से ओरोचिमारू ने सासुके का हमला खत्म कर दिया, और उसी पल सासुके सीधे ओरोचिमारू के सामने प्रकट हुआ। कुनाई को कवर बनाकर वह खुद नजदीक आ गया था। सासुके ने मन ही मन सोचा, अगर मरना ही है तो कम से कम इसके कुछ दांत तोड़कर ही मरूंगा। चैप्टर 40 चैप्टर 40 द परफेक्ट वेसल। हिंदी अनुवाद बिना सारांश। धड़ाम धड़ाम लगातार 2 घूंसे। सासुके की हरकतें पहले से ही बेहद तेज थी। उसने कुनाई को उल्टी पकड़ में घुमाकर आगे वार किया, लेकिन ओरोचिमारू ने बस हल्का सा सिर तिरछा किया और आसानी से बच गया। फिर उसने हाथ उठाया और सासुके का घूंसा बिना किसी मेहनत के पकड़ लिया। सासुके के वार की ताकत महसूस करके ओरोचिमारू संतुष्टि से सिर हिलाने लगा। बुरा नहीं, तुम्हारी उम्र में इतनी अच्छी ताइजुत्सु। इस समय तक सासुके की ताइजुत्सु तकनीकें रॉकी से भी बेहतर थी। हालांकि उसकी स्पीड और ताकत अभी थोड़ी कम थी। बेशक ये तुलना तभी की जा रही थी जब ली ने अपने वजन वेट्स अभी तक नहीं उतारे हों। फिर भी सासुके की क्षमता जैनों में साधारण थी, और ज्यादातर चूनन भी उसे मुकाबला करना मुश्किल समझते। सासुके के हाथ पकड़े जा चुके थे, और जबकि ओरोचिमारू ताइजुत्सु का विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उसने युद्धों का अनुभव किया था और वह लेजेंडरी सन में से एक था जिसकी ताकत आगे लेवल की थी।
इसलिए उसकी ताइजुत्सु बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। हालांकि यह उसकी मुख्य कला नहीं थी, लेकिन यह उसकी कमजोरी भी नहीं थी। हाथ पकड़े जाने के बावजूद सासुके ने अपनी रणनीति बदल दी। ओरोचिमारू की पकड़ का सहारा लेकर उसने अचानक एक शक्तिशाली किक ओरोचिमारू की ठोड़ी की तरफ घुमा दी। ओरोचिमारू कुछ बोल ही रहा था कि सासुके की किक सीधी उसकी ठोड़ी पर लगी, लेकिन सासुके की ताकत इतनी नहीं थी कि उसे गंभीर चोट पहुंचा सके। ओरोचिमारू का सिर हल्का सा पीछे झटका और जहां किक लगी थी वहां थोड़ी लाल सूजन आ गई, लेकिन वह बिल्कुल परेशान नहीं दिखा। धीरे से सिर नीचे करते हुए उसने सासुके को तेज नजरों से देखा। कमाल के रिफ्लेक्स हैं। ओरोचिमारू के लिए सासुके के हमले बच्चे की लड़ाई जैसे थे, पूरी तरह बेखौफ। लेकिन सासुके की आंखों में ठंडी चमक उभरी। तुम सही हो, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे सामने मेरा कोई मौका नहीं। अच्छा, तो क्या आप चुपचाप हार मानने के लिए तैयार हो? गलत मत समझो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार मान रहा हूं। ओरोचिमारू मुस्कुराया। सासुके पहले ही उसकी पकड़ में था। क्या उसे सच में लगता था कि वह अभी बच सकता है? भले ही वह पलटकर हमला करना चाहे, उसके पास मौका नहीं था। अचानक सासुके के बाएं हाथ ने एक हैंडसील बनाई। ये जुत्सु के लिए नहीं था, यह एक्सप्लोसिव टैग सक्रिय करने के लिए था। एक्सप्लोसिव टैग कहां? ओरोचिमारू ने तुरंत आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन तभी उसके पीछे से एक्सप्लोसिव टैग के सक्रिय होने की आवाज आई। धमाके से पहले की हल्की सी सिजलिंग आवाज ने तुरंत उसकी जगह बता दी। वह उसके पीछे था। धड़ाम, विस्फोट तुरंत हुआ और ओरोचिमारू हवा में उछल गया। सासुके भी धमाके की ताकत से पीछे फेंका गया, लेकिन उसने पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी, इसलिए उसे केवल हल्का झटका लगा। वह तुरंत खड़ा हो गया और अगले कदम के लिए तैयार हो गया। उसी समय ओरोचिमारू भी जमीन से उठ खड़ा हुआ। हालांकि वह थोड़ा धूल में लथपथ दिख रहा था, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। एक साधारण एक्सप्लोसिव टैग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ओरोचिमारू ने नजर उठाकर सासुके को देखा। तो जब तुमने वे कुनाई फेंकी थी तभी उन पर एक्सप्लोसिव टैग चिपका दिए थे। इतनी तेज हरकत की मैं भी नोटिस नहीं कर पाया। गुस्सा होने के बजाय ओरोचिमारू और ज्यादा प्रभावित हो रहा था। इस लड़के में बहुत बड़ी क्षमता थी, और जितनी बड़ी क्षमता होगी उतना ही परफेक्ट वैसल शरीर बनेगा। ओरोचिमारू अब खुद को मुश्किल से रोक पा रहा था। वह तुरंत सासुके पर कर्स मार लगाना चाहता था। सासुके ने उसकी लालची नजर महसूस की और तुरंत पीछे छलांग लगा दी। साथ ही शूरिकेन की एक और बारिश कर दी। एक ही पल में 20 शूरिकेन ओरोचिमारू की ओर उड़ गए। इस बार जुत्सु से बचाव करने के बजाय ओरोचिमारू ने अपनी स्पीड और रिफ्लेक्स से उन्हें चकमा दिया। जैसे जैसे दूरी कम हुई, सासुके के निंजा टूल लगभग खत्म हो चुके थे। तभी अचानक ओरोचिमारू तेजी से उसकी तरफ झपटा। अब भी भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम जितना भी दूर जाओ बेकार है। लेकिन उसी समय सासुके के होठों पर हल्की मुस्कान आई। ओरोचिमारू को पता ही नहीं चला कि सासुके के बाएं हाथ में पहले ही एक वन हैंडेड सील बना ली थी। जैसे ही ओरोचिमारू करीब आया, सासुके ने अचानक हाथ उठाया। फायर स्टाइल ड्रैगन फ्लेम बॉम्ब। एक विस्फोटक लपट निकली और तुरंत एक विशाल आग के ड्रैगन का रूप लेकर ओरोचिमारू की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही आग प्रकट हुई, ओरोचिमारू ने दिशा बदलकर पीछे छलांग लगाई, लेकिन आग का ड्रैगन हवा में मुड़ गया और उसका पीछा करता रहा। एक पल में पूरा इलाका घूमती हुई लपटों से भर गया। आग का ड्रैगन दहाड़ते हुए ओरोचिमारू पर झपट रहा था। ओरोचिमारू सच में हैरान हो गया। पहला, उसे पता ही नहीं चला कि सासुके ने जुत्सु कब सक्रिय किया। दूसरा, सासुके का आग पर इतना सटीक नियंत्रण उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। इस जुत्सु की ताकत लगभग ए रैंक फायर स्टाइल के बराबर थी और शायद एस रैंक की सीमा को छू रही थी। इतनी ताकतवर फायर स्टाइल जुत्सु देखकर ओरोचिमारू बेहद उत्साहित हो गया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा, लेकिन उसी समय सासुके फिर हरकत में आ चुका था। वह तेजी से इधर उधर भागकर जमीन पर गिरे शूरिकेन उठा रहा था। फायर ड्रैगन आखिरकार ओरोचिमारू को नहीं पकड़ पाया, लेकिन अगले ही पल सासुके ने उठाए हुए शूरिकेन फेंक दिए। शूरिकेन अभी पूरी तरह लक्ष्य तक पहुंचे भी नहीं थे कि सासुके ने फिर एक हैंडसील बनाई। फायर स्टाइल फीनिक्स फ्लावर जुत्सु। आग के गोले निकले और शूरिकेन को लपटों में लपेट लिया। इससे एक संयुक्त तकनीक बनी, फीनिक्स सेज फ्लावर क्रिम्सन क्लॉ। ये फीनिक्स फ्लावर जुत्सु का उन्नत रूप था जिसे अटैची यूचिहा भी इस्तेमाल करता था। इससे स्पीड और हमला दोनों बहुत बढ़ जाते हैं। ओरोचिमारू को मजबूर होकर तेजी से बचना पड़ा। अगर यह हमला लग जाता तो हालत खराब हो सकती थी। ओरोचिमारू हमलों से बचते बचाते इधर उधर घूम रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि सासुके धीरे धीरे उसे एक खास जगह की ओर धकेल रहा था और अब डेज़ना सासुके के ठीक पीछे था। हमला खत्म होते ही सासुके की आंखों में बिजली चमकी। लाइटनिंग स्टाइल गॉड स्पीड फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। एक ही पल में वह मुड़ा, पेड़ के नीचे बेहोश पड़े डेज़ना को उठाया और बिजली की रफ्तार से जंगल में गायब हो गया। ओरोचिमारू वहीं खड़ा रहा और देखता रहा कि सासुके बिजली की चमक की तरह जंगल में गायब हो गया। क्या शानदार रणनीति और क्या कमाल की लड़ाई की समझ। जैसा उम्मीद था उस आदमी के छोटे भाई से। चैप्टर 41 अध्याय 41 रहस्यमय किस्मत। हालांकि सासुके की योजना शानदार थी, यहाँ तक कि ओरोचिमारू भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन ओरोचिमारू के चेहरे पर ठंडी मुस्कान कभी गायब नहीं हुई, बल्कि वह और भी भयावह हो गई। जब सासुके बिजली जैसी गति से ताजुना को उठाकर दूर की ओर तेजी से भाग रहा था, तभी सासुके की आंखों में हल्की शंका चमकी। सिस्टम ने उसे मिशन पूरा होने की कोई सूचना नहीं दी थी। इसका मतलब था कि ओरोचिमारू अभी भी उनका पीछा करने में सक्षम था, लेकिन सासुके को यह बहुत असंभव लग रहा था। अपने सीमित चक्र के बावजूद ओरोचिमारू उस बिजली जैसी गति का पीछा नहीं कर सकता था जिसका उपयोग सासुके कर रहा था। असंभव, बिल्कुल असंभव। भले ही सासुके इस बिजली जैसी स्थिति को एक बार में केवल कुछ मिनट तक ही बनाए रख सकता था, लेकिन वे कुछ मिनट ही उसके और ओरोचिमारू के बीच काफी दूरी बनाने के लिए पर्याप्त थे। थोड़ा आराम करके कुछ चक्र वापस पा लेने के बाद सासुके फिर से वही बिजली जैसी गति सक्रिय कर सकता था। अब जाकर सासुके को सच में अपने असाधारण शरीर द्वारा लाए गए बदलावों का एहसास होने लगा। हालांकि इससे अचानक उसके चक्र भंडार में बहुत बड़ी वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन इससे मिली अविश्वसनीय सहनशक्ति ने सासुके को हैरान कर दिया। उसकी चक्र रिकवरी की गति असाधारण रूप से तेज थी, हालांकि तुरंत नहीं। फिर भी वो लगभग अपने कुल चक्र का एक तिहाई वापस पा सकता था। उसके बाद रिकवरी की गति काफी धीमी हो जाती थी, लेकिन एक तिहाई वापस पाना भी सासुके के लिए काफी था। उसकी वर्तमान चक्र क्षमता के साथ एक तिहाई चक्र वापस मिलने का मतलब था कि वह कुछ और मिनट तक कर सकता था। लेकिन भविष्य में क्या होगा? जैसे जैसे उसका चक्र भंडार बढ़ेगा, एक तिहाई वापस पाना खेल बदल देने वाला साबित होगा। 100 का एक तिहाई और 10 का एक तिहाई बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये समझते ही सासुके के भीतर आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। अब 3 महान सानिन में से एक का सामना करना भी उतना डरावना नहीं लगा। हालांकि ओरोचिमारू को हराना अभी भी उसके लिए संभव नहीं था, लेकिन उसके हाथों से बच निकलना बिल्कुल असंभव भी नहीं था। अगर सासुके रुकना नहीं चाहता तो सानिन भी उसे रोक नहीं सकते। यही था लाइटनिंग रिलीज गॉड स्पीड की शक्ति। ये सोचते ही सासुके के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन सासुके ये नोटिस नहीं कर पाया कि उसके कंधे पर लटका बेहोश ताजुना अचानक अपनी आंखें खोल चुका था। उन आंखों में एक ठंडी भयावह चमक थी, एक ऐसी नजर जो ताजुना की सामान्य अभिव्यक्ति जैसी बिल्कुल नहीं थी। अगले ही पल ताजुना ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी नजर सासुके की गर्दन पर टिक गई। फिर जब सासुके पूरी तरह अपनी तेज भागने की कोशिश में ध्यान लगाए हुए था, ताजुना की गर्दन अचानक स्वाभाविक रूप से लंबी हो गई और वह आगे झपटा अपने दांत सीधे सासुके के बाएं कंधे में गड़ा दिए। कंधे में उठे तीखे दर्द ने तुरंत सासुके को उसकी बिजली जैसी गति वाली स्थिति से बाहर कर दिया। जड़त्व के कारण वह सीधे एक पेड़ से टकरा गया। धड़ाम। रुकने के बाद सासुके ने खुद को संभाला और अपने बाएं कंधे की ओर देखा। उसकी त्वचा पर 2 खून से भरे छेद दिखाई दे रहे थे। अविश्वास से भरी आंखों के साथ उसने सामने देखा ताजुना, जमीन पर पड़ा ताजुना जिसे गिरने से मर जाना चाहिए था। उसका शरीर अजीब तरीके से मरोड़ा हुआ था, फिर भी उसके अंग धीरे धीरे ठीक होने लगे, धीरे धीरे सीधा होते हुए, जैसे उसका शरीर फिर से जीवित हो रहा हो। उसकी गर्दन फिर से अस्वाभाविक रूप से लंबी होने लगी। खड़े होते ही ताजुना के चेहरे की त्वचा जैसे उतरने लगी और उसके नीचे भयानक सफेद मांस दिखाई देने लगा। सासुके की पुतलियां बार बार सिकुड़ गईं। उसके सामने खड़ा ताजुना असली ताजुना बिल्कुल नहीं था, वह था ओरोचिमारू। इस आदमी ने ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक से खुद को ताजुना के रूप में छिपा लिया था। मैं धोखा खा गया। सासुके ने ओरोचिमारू को कम आका था। उसने जानबूझकर एक स्पष्ट जाल लगाया था, इतना स्पष्ट कि उस पर विश्वास करना मुश्किल था। लेकिन असल में सासुके ने जिस ताजुना को बचाया था वह सिर्फ ओरोचिमारू का भेष था, एक सती और आसानी से पहचाने जाने वाला जाल। असल में उससे भी ज्यादा खतरनाक जाल को छिपाए हुए था। ऐसी स्थिति में सासुके भी बच नहीं सका। ओरोचिमारू मुस्कुराया। मुझे सासुके-कुन, तुमने सच में मुझे चौंका दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में उस बुरे आदमी को मेरे हाथों से छीन लोगे, लेकिन दुर्भाग्य से जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ ही नहीं।
सासुके उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। धत उसने अपने बाएं कंधे की ओर देखा, जहां एक भयावह 3 टोमोए वाला पैटर्न बन चुका था। सासुके ने उसे तुरंत पहचान लिया। स्वर्ग का श्राप चिन्ह, सील ऑफ हेवन। तो सच में ओरोचिमारू मेरे शरीर के पीछे है, लेकिन उसने अभी यह श्राप चिन्ह क्यों लगाया? सासुके समझ नहीं पाया, क्या ये चूर्ण परीक्षा के दौरान नहीं होना चाहिए था? यह अभी कैसे हो सकता है? जैसे ही श्राप चिन्ह लगा, उसने सासुके के शरीर को बदलना शुरू कर दिया। सासुके को महसूस हुआ कि उसकी चेतना भारी होती जा रही है। धपक वह बेहोश होकर गिर पड़ा। ओरोचिमारू मुस्कुराया, श्राप चिन्ह पाने के बाद भी तुम इतने देर तक टिके रहे। लगता है तुम्हारी खासियत सिर्फ तुम्हारी प्रतिभा तक सीमित नहीं है, तुम्हारा शरीर भी असाधारण है। ओरोचिमारू की नजर सासुके के कंधे पर बने श्राप चिन्ह पर गई। इस बार ओरोचिमारू खुद भी चौंक गया। सासुके का श्राप चिन्ह उसके शरीर के साथ पूरी तरह से जुड़ गया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हर व्यक्ति की श्राप चिन्ह के साथ संगतता अलग होती है। ज्यादातर लोग मुश्किल से 5% संगतता हासिल कर पाते हैं। थोड़े बेहतर शरीर वाले शिनोबी लगभग 20% तक पहुंचते हैं। केवल कुछ ही लोग 60% से अधिक तक पहुंचते हैं, और केवल 60% से अधिक संगतता वाले लोग ओरोचिमारू के पुनर्जन्म के लिए योग्य होते हैं। आदर्श स्थिति लगभग 80% होती है। अब तक सबसे अधिक संगतता के मिमारू की थी 86%, लेकिन सासुके उससे भी आगे था। सासुके की संगतता लगभग 99% थी। ये एक परफेक्ट शरीर है। ओरोचिमारू पागलों की तरह हंसने लगा। एक उचिहा जो मेरे श्राप चिन्ह के साथ इतना परफेक्ट है, क्या ये किस्मत है? और वह भी उचिहा इताची का छोटा भाई। किस्मत सच में रहस्यमय तरीकों से काम करती है, लेकिन श्राप चिन्ह को सासुके के शरीर को पूरी तरह बदलने में अभी समय लगेगा। ओरोचिमारू अभी पुनर्जन्म नहीं कर सकता था। उसी समय पास की झाड़ियों से एक बड़ा सांप निकला। उसने अपना मुंह खोला और एक आदमी को बाहर उगला। असली तजना। ओरोचिमारू ने सांप के सिर पर हाथ फेरा। फिलहाल के लिए अलविदा सासुके कुन। उम्मीद है अगली बार जब हम मिलें तब तक तुम मेरे आदर्श रूप में पहुंच चुके होगे। अध्याय 42 साथिया मिशन। ओरोचिमारू धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। उसी समय काकाशी की स्थिति के पास के मिमारो को भी ओरोचिमारू का पीछे हटने का आदेश मिला। किमिमारो की हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर में 2 बड़े छेद हो चुके थे। अगर उसके पास कागुया कबीले का मजबूत शरीर और शिकोत्सुमेको की शक्ति न होती तो वह अब तक मर चुका होता। लेकिन काकाशी की हालत उससे भी खराब थी। उसका शरीर हड्डी के कांटों से बने खून से भरे घावों से भरा हुआ था, और 2 बड़े कांटे भी उसकी पीठ में धंसे हुए थे। जैसे जैसे उसका खून बहता जा रहा था, काकाशी की सहनशक्ति तेजी से कम होती जा रही थी। उसका चक्र लगभग खत्म हो चुका था, जिससे उसकी और किमिमारो की स्थिति लगभग 60-40 के टकराव में बदल गई थी। किमिमारो ने काकाशी की ओर देखा। उसने अपने हाथ में पकड़ी हड्डी की तलवार वापस खींच ली। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अगली बार उम्मीद है कि हम इसे ठीक से खत्म कर पाएंगे। ये कहकर किमिमारो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, अपने सीने को पकड़ते हुए, और फिर छलांग लगाकर दूर चला गया। काकाशी ने खून की एक उल्टी की। क्यों? वह अचानक पीछे हट गया। जमीन पर बचे हड्डी के कांटों को देखते हुए काकाशी ने भौहें सिकोड़ ली। वह आदमी क्या वह किरिकाकुरे के कागुया कबीले से है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अभी भी उनके जीवित सदस्य मौजूद हैं। शिकोत्सुमेको, तो यही उसकी शक्ति है। ये निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है। पहली बार इस तरह के कई गंगाई वाले शिनोबी से लड़ते समय काकाशी पूरी तरह तैयार नहीं था और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अन्यथा स्थिति शायद बिल्कुल अलग होती। कम से कम वह इतनी दयनीय हालत में तो नहीं पहुंचता। अचानक काकाशी ने उस दिशा में देखा जिस ओर सासुके गया था। क्या ये हो सकता है कि सासुके दुश्मन का उस समय पीछे हटना जब उसके पास बढ़त थी? इसका केवल यही मतलब हो सकता था कि उनका उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका है। नारुतो और बाकी लोगों को अभी भी संभाला जा सकता था। सबसे बुरी स्थिति में ये हो सकता था कि साकुरा को समय पर इलाज न मिले, जिससे उसकी मौत हो जाए। लेकिन सासुके का मामला बिल्कुल अलग था। मृत्यु तो शायद राहत होती। अगर सासुके को पकड़ लिया गया होता तो वह असली आपदा होती। ये सोचकर काकाशी ने अपने घावों की परवाह नहीं की और मजबूरी में खड़ा होकर उस दिशा में तेजी से खोज शुरू कर दी जहां सासुके गया था। ज्यादा देर नहीं लगी, काकाशी ने सासुके को ढूंढ लिया। उसी समय आसपास के युद्ध के निशान सासुके द्वारा झेली गई भयंकर लड़ाई की साफ तस्वीर दिखा रहे थे। पास में ताजना अभी भी जीवित था, हालांकि वह बेहोश था। ये दृश्य देखकर काकाशी ने धीरे से सांस ली। अनपेक्षित रूप से यहाँ तक कि हता के काकाशी भी एक मिशन के दौरान इतनी खराब और बिखरी हुई स्थिति में पहुंच सकता था। वह न केवल घायल था, बल्कि उसके नेतृत्व में मौजूद 2 जन गायब थे। एक चक्र खत्म होने से बेहोश था और उनका मिशन लक्ष्य लगभग मर ही गया था। क्या मैं इतने समय से ट्रेनिंग न करने की वजह से कमजोर हो गया हूँ? काकाशी खुद से पूछे बिना नहीं रह सका। सासुके और ताजना को अपने कंधों पर उठाकर काकाशी जितनी तेजी से हो सकता था वेव्स की भूमि की ओर बढ़ गया। उसे सासुके और ताजना दोनों को कुछ बुनियादी इलाज दिलाना था और अपने घावों का भी ध्यान रखना था। हालांकि उसके कोई घाव जानलेवा नहीं थे, लेकिन इतने सारे घावों का जमा होना काकाशी को उसकी सीमा तक पहुंचा रहा था। 1 घंटे बाद काकाशी सासुके और ताजना को लेकर वेव्स की भूमि पहुंच गया। वहां के लोग ताजना की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काकाशी ने स्थिति को संक्षेप में समझाया और गांव वालों ने तुरंत काकाशी और सासुके के आराम के लिए कमरे तैयार कर दिए। उन्होंने कई तरह की औषधियां भी ला कर दी। हालांकि वे ज्यादातर जड़ी बूटियां और साधारण उपचार थे, लेकिन काकाशी के लिए वह पर्याप्त था। सासुके को कुछ तरल भोजन देने के बाद काकाशी केवल उसके जागने का इंतजार कर सकता था। दूसरी ओर ताजना जल्दी होश में आ गया। वह केवल बेहोश हुआ था, गंभीर रूप से घायल नहीं था। लेकिन सासुके पूरे 1 दिन तक सोता रहा। इस दौरान काकाशी नारुतो और साकुरा को लेकर बहुत चिंतित था, लेकिन वह वहां से जा नहीं सकता था क्योंकि जाबुजा मोमोची अभी भी आसपास छिपा हो सकता था। अगर जाबुजा ने हमला कर दिया तो सासुके बिल्कुल असहाय होगा। काकाशी ने इस दौरान वेव्स की भूमि की स्थिति को भी समझ लिया। ये देश गटो नाम के एक आदमी के अत्याचार के नीचे दबा हुआ था। लोगों की एकमात्र उम्मीद थी एक पुल बनाना जो वेव्स की भूमि को फायर की भूमि से जोड़ सके। अगर वह पुल नहीं बना तो वे हमेशा के लिए गाटो के नियंत्रण में फंसे रहेंगे। स्वाभाविक रूप से गाटो इस पुल को बनने देना नहीं चाहता था और उसने इसे रोकने के लिए निंजा किराए पर रखे थे। जाबुजा शायद उन्हीं में से एक था। जहां तक उन 2 अन्य निंजा का सवाल था जो अचानक प्रकट हुए थे। काकाशी अब निश्चित था कि उनका अपना अलग उद्देश्य था। उनका लक्ष्य ताजना नहीं था। अगर होता तो ताजना को पकड़े जाने के तुरंत बाद मार दिया जाता। इसी तरह सासुके भी जीवित नहीं बचा, लेकिन उनका असली उद्देश्य क्या था ये काकाशी समझ नहीं पा रहा था। उसने अभी तक सासुके के कंधे पर बने श्राप चिन्ह को नहीं देखा था। शाम तक सासुके धीरे धीरे जग गया। उसने चारों ओर देखा और अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश की तो मुझे बचा लिया गया है। हाँ, हालांकि कमरा पुराना और जर्जर लग रहा था, लेकिन कम से कम ये कोई भूमिगत प्रयोगशाला नहीं थी। इससे ये पुष्टि हो गई कि ओरोचिमारू उसे अपने साथ नहीं ले गया। सासुके की हरकत से दरवाजे के बाहर खड़े काकाशी का ध्यान उसकी ओर गया। काकाशी ने दरवाजा खोला और कहा, तुम आखिरकार जाग गए। ये सुनकर सासुके ने पूछा कि उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। काकाशी ने संक्षेप में सब समझाया। वे दोनों निंजा ताजना के पीछे नहीं थे। उन्हें गाटो ने भी किराए पर नहीं रखा था। सासुके ने सिर हिलाया। तो उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य क्या वह उसे श्राप चिन्ह देना नहीं था? सासुके ने हल्के से अपनी मुट्ठी भींची। ओरोचिमारू का श्राप चिन्ह वह आखिरी चीज थी जो वह चाहता था। हालांकि यह अस्थायी रूप से बहुत शक्ति दे सकता था, लेकिन सासुके इसकी कीमत से नफरत करता था। जितना ज्यादा वह श्राप चिन्ह की शक्ति का उपयोग करता, उतना ही उसका शरीर खराब होता जाता और धीरे धीरे उस चिन्ह द्वारा बदल दिया जाता। आखिर में वह केवल ओरोचिमारू का एक पात्र वैसे बनकर रह जाता। सासुके का ओरोचिमारू का मोहरा बनने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा श्राप चिन्ह में ओरोचिमारू का चक्र होता है, जिससे वह सासुके की हर गतिविधि को देख सकता है। सासुके अपने साथ ओरोचिमारू की छाया को लेकर घूमना नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल उसने काकाशी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वह देखना चाहता था कि क्या वह खुद ही इस श्राप चिन्ह को हटाने का कोई तरीका ढूंढ सकता है। उसके पास सिस्टम था, शायद अभी भी उम्मीद बाकी थी। काकाशी ने उसके विचारों को बीच में रोक दिया। सासुके, अभी एक गंभीर समस्या है। हमें अभी भी नारुतो और साकुरा के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। मुझे डर है कि वे किसी मुसीबत में पड़ गए होंगे। काकाशी ने दरवाजे के बाहर देखा और आगे कहा, और ताजना, हमारा मिशन लक्ष्य किसी भी समय जाबुजा द्वारा फिर से हमला किया जा सकता है। आखिरकार पिछली लड़ाई में जाबुजा मरा नहीं था। अगर हम यहाँ से चले गए तो ताजना लगभग निश्चित रूप से जाबुजा द्वारा मार दिया जाएगा और इससे भी बुरा उसका पूरा परिवार भी। काकाशी की बात यहीं रुक गई। उसका चेहरा गंभीर हो गया। 43 चैप्टर 43 द जेनिन गिफ्ट पैकेज इन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। चूज थे मिशन ऑफ योर कॉमरेड्स। यही वह दुविधा थी जिससे काकाशी जूझ रहा था। उसके पिता के अतीत की छाया उस पर भारी थी जो उसके निर्णय लेने को प्रभावित कर रही थी। आखिर में चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि अपना सर्वश्रेष्ठ देना। उसी समय सासुके की दृष्टि अचानक चमक उठी। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक ताजना को बचा लिया है। इनाम प्राप्त एक जेनिन गिफ्ट पैकेज। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? तो मिशन आखिरकार पूरा हो ही गया। ये राहत की बात थी। ओरोचिमारू की शापित मोहर लगने के बाद भी अगर मिशन पूरा न होता तो यह आसान नहीं होता।
सासुके ने सिर उठाया और काकाशी की ओर देखा, जो गहरी उलझन में दिखाई दे रहा था। आपको चुनना ही क्यों है? काकाशी ने सासुके की ओर देखा, यह मानते हुए कि उसका सवाल युवावस्था की मासूमियत से आया है। उसे ऐसे फैसलों का भार भी समझ नहीं था। एक समय ऐसा आएगा जब किसी को मजबूर होकर एक चीज को दूसरी पर प्राथमिकता देनी पड़ेगी। जब वह पल आएगा तब सासुके समझ जाएगा। आप नारुतो और साकुरा को ढूंढना चाहते हैं और आप मिशन भी सफल करना चाहते हैं। अगर यही आप चाहते हैं तो बस कर डालिए। सासुके की आवाज ने तनाव तोड़ दिया और वह धीरे-धीरे खड़ा हो गया। वह अपने भीतर उमड़ती हुई चक्र को महसूस कर सकता था, जो पहले से कहीं अधिक थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी चक्र भंडार एक बार फिर बढ़ गई है। सासुके ने सिस्टम की स्क्रीन की ओर देखा। चक्र रिजर्व्स लो। सिस्टम के अनुसार उसकी चक्र स्थिति बहुत कम से बढ़कर सिर्फ कम हो गई थी। ये छोटा बदलाव था, लेकिन एक महत्वपूर्ण कदम था। अब वह ऐसी स्थिति में नहीं था कि कुछ जुत्सु करने के बाद ही पूरी तरह थक जाए। काकाशी सेंसेई, आपको नारुतो और साकुरा को ढूंढने जाना चाहिए। ये जगह मुझे संभालने दीजिए। काकाशी ने सासुके की ओर देखा, उसके चेहरे पर संदेह था। तुम मुझ पर भरोसा कीजिए। पिछली बार मैं लगभग ज़ाबुज़ा को हरा ही चुका था, है ना? इस बार मैं उससे भी बेहतर करूंगा। काकाशी ने बाहें सिकोड़ ली। सासुके की ताकत एक जलन के लिए निसंदेह प्रभावशाली थी, लेकिन पिछली बार ज़ाबुज़ा चौंक गया था। इस बार ज़ाबुज़ा निश्चित ही पूरी तैयारी के साथ आएगा। अगर सासुके उसे अकेले सामना करे तो सेंसेई, लोग अनुभव से ही मजबूत बनते हैं। मुझ पर भरोसा कीजिए। सासुके के लिए ज़ाबुज़ा एक बेहतरीन लाइव कॉम्बैट लक्ष्य था और अब सासुके को विश्वास था कि वह उसे हरा सकता है। एकमात्र चिंता ये थी कि ज़ाबुज़ा के पास अभी भी एक साथी था, हाकू। हालांकि हाकू बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसका केकी गेमप्ले काफी परेशानी पैदा कर सकता था। सासुके ने काकाशी की ओर गंभीर और ईमानदार नजर से देखा। एक पल के लिए लगा कि काकाशी उसके शब्दों से प्रभावित हो गया है। काकाशी ने अपने शरीर पर बंधी पट्टियों की ओर देखा कि मेहमानों द्वारा छोड़ी गई चोटें एक ही दिन में ठीक नहीं हो सकती थीं। सासुके के विपरीत, जो बेहोश होकर आराम करने के बाद जल्दी ठीक हो जाता था। लड़ाई की क्षमता के मामले में इस समय सासुके शायद काकाशी से थोड़ा ज्यादा मजबूत था। ठीक है, इस बार मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूं सासुके। मुझे सच में नारुतो और साकुरा की चिंता है। खासकर नारुतो की स्थिति बहुत खास थी। वह 9 पूंछ वाले लोमड़ी 9 टेल्स का सेंचुरी की था, इसलिए उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। वरना काकाशी को कोनोहा का अपराधी माना जाएगा। सिर्फ 9 पूंछ की वजह से नहीं, नारुतो उसके गुरु का बेटा भी था। काकाशी चुपचाप बैठकर यह सब नहीं देख सकता था। काकाशी, जल्दी जाए। जब तक हमें उनकी स्थिति का पता नहीं चलता, मुझे भी चिंता हो रही है। काकाशी ने सिर हिलाया। नारुतो को जल्द से जल्द ढूंढना सच में जरूरी था। इसके साथ ही काकाशी कमरे से बाहर निकल गया और जाने से पहले एक बार फिर सासुके की ओर देखा। अब हिचकिचाने की जरूरत नहीं थी। जब उसने निर्णय ले लिया था तो उसने सासुके पर भरोसा करना चुना। काकाशी जल्दी ही गायब हो गया। कमरे में अब सासुके अकेला था, अपने भीतर बहती हुई प्रचुर चक्र को महसूस करते हुए। उसी समय सासुके ने अपनी नजर सिस्टम इंटरफेस पर डाली। ठीक है, अब देखते हैं कि इस तथाकथित जेनन पैकेज में क्या इनाम है। जेनन पैकेज अनलॉक, रिवॉर्ड 1, जेनन लेवल चक्र का एक हिस्सा। तुरंत ही सासुके ने महसूस किया कि उसकी चक्र तेजी से बढ़ गई है। यह उसकी वर्तमान चक्र का लगभग आधा बढ़ गया। अब सासुके के अनुमान के अनुसार उसकी चक्र मात्रा काकाशी के बराबर या उससे भी थोड़ी ज्यादा थी। कहा जा सकता था कि उसकी चक्र पहले ही जोनिन स्तर तक पहुंच चुकी थी। फिर भी सिस्टम अभी भी उसकी चक्र को काफी कम मान रहा था। रिवॉर्ड 2 एक चुने। 1 4 बेसिक सी रैंक जुत्सु रैंडम चुने गए, लेकिन होस्ट की चक्र नेचर के अनुकूल। 2 निंजुत्सु लैबोरेटरी में एक बार प्रवेश, एक सी रैंक जुत्सु विकसित करने के लिए बिना समय सीमा के। इनाम चुनने का मौका मिलने से सासुके और भी उत्साहित हो गया। निंजुत्सु लैबोरेटरी वो जगह थी जिसे सासुके पहले एक बार इस्तेमाल कर चुका था और तब से वह फिर से उसमें जाने का इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह मौका इतनी जल्दी मिल जाएगा। हालांकि इस बार समय सीमा नहीं थी, लेकिन लैब में केवल एक सी रैंक जुत्सु ही बनाया जा सकता था। फिर भी 4 साधारण सी रैंक जुत्सु की तुलना में खुद का जुत्सु बनाना कहीं ज्यादा मूल्यवान था। साधारण सी रैंक जुत्सु तो वह बाद में भी सीख सकता था, लेकिन अपना खुद का जुत्सु बनाने का मौका, ये बहुत दुर्लभ था। मैं दूसरा इनाम चुनता हूं। बधाई हो, आपको निंजुत्सु लैबोरेटरी में एक बार प्रवेश का अधिकार मिला है। निंजुत्सु लैबोरेटरी में प्रवेश। बूम, पिछली बार की तरह ही सासुके खुद को फिर से निंजुत्सु लैबोरेटरी के अंदर पाया। इस बार उसे आश्चर्य करने की जरूरत नहीं थी, वह सीधे काम में जुट गया। उपलब्ध विकल्पों में से सासुके ने बिना हिचकिचाए लाइटनिंग रिलीज तकनीक विकसित करने का फैसला किया। फायर रिलीज की तुलना में सासुके हमेशा से लाइटनिंग रिलीज को लेकर ज्यादा उत्साहित रहा था। आखिर बिजली पर नियंत्रण करना आग चलाने से कहीं ज्यादा कूल था। तो तुम सोचते हो कि इसे सी रैंक जुत्सु तक सीमित कर देने से मुझे नुकसान होगा? सासुके मुस्कुराया। अधिकतर लोगों के लिए सी रैंक जुत्सु बनाना सिर्फ उनके हथियारों में एक और हमला जोड़ने जैसा होता, लेकिन सासुके के लिए, जो कि एक ट्रांसमाइग्रेटर था और जिसके पास ज्ञान का विशाल भंडार था, ये सीमाएं उतनी कठोर नहीं थी। सिर्फ इसलिए कि जुत्सु सी रैंक है, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी शक्ति सीमित हो। इसके अलावा सासुके का लक्ष्य था वास्तव में बिजली को नियंत्रित करना। साधारण लाइटनिंग रिलीज तकनीकें इसके करीब भी नहीं पहुंच सकती थी। जो जुत्सु सासुके सोच रहा था वह पूरी तरह अलग था, और निश्चित रूप से यह उसके पसंदीदा सीललेस स्टाइल का पालन करेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखते हैं क्या मेरा विचार सच में आकार ले सकता है। चैप्टर 44, अध्याय 44, बिजली को नियंत्रित करने की तकनीक। चूंकि यह एक सी रैंक जुत्सु विकसित करने की बात थी, इसलिए साफ था कि इसकी कच्ची ताकत पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता। लेकिन सासुके ऐसा नहीं सोचता था। सासुके की नजर में किसी जुत्सु की रैंकिंग सिर्फ उसकी संभावित विनाशकारी शक्ति के आधार पर होती है। लेकिन क्या एक लो रैंक जुत्सु कभी हाई रैंक जुत्सु जितनी ताकत नहीं दिखा सकता? उदाहरण के लिए मदारा का ग्रेट फायर एनिहिलेशन। उसने लाइट शिनोबी फोर्सेस के वाटर रिलीज उपयोगकर्ताओं को एक साथ मिलकर उसे रोकने पर मजबूर कर दिया था। क्या वह उस जुत्सु की असली शक्ति थी? बिल्कुल नहीं, वह तो मदारा की व्यक्तिगत शक्ति थी जिसने एक सामान्य फायर रिलीज जुत्सु को लगभग एक अल्टीमेट तकनीक जैसा बना दिया। यही सोच अभी सासुके के दिमाग में चल रही थी। अगर सी रैंक जुत्सु की शक्ति को ऐसे समझें, स्वचक्र खर्च करो 20 शक्ति मिलती है, लेकिन अगर वही जुत्सु को ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल करे जिसके पास 10,000 चक्र हो, क्या परिणाम वही रहेगा जैसा 1,000 चक्र वाले व्यक्ति का होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए सासुके का लक्ष्य यह नहीं था कि कम चक्र में ज्यादा ताकत निकाली जाए। उसका लक्ष्य था ऐसी तकनीक बनाना जो उपयोगकर्ता के चक्र के अनुसार अपनी शक्ति बढ़ा सके। सिस्टम की प्रतिक्रिया, होस्ट का विचार पाया गया। सिमुलेशन शुरू। अगले ही पल एक नीला मैनेकिन दिखाई दिया। उसके शरीर से बिजली निकल रही थी, जो लाइटनिंग स्पीड का थोड़ा कमजोर रूप लग रही थी। मैनेकिन ने हाथ उठाया और अपनी उंगलियों पर बिजली इकट्ठी की, फिर आगे वार किया। इससे उसकी गति काफी बढ़ गई और हमले में थोड़ी ताकत भी जुड़ गई। लेकिन ध्यान मुख्य रूप से गति बढ़ाने पर था, ताकत पर नहीं। फिर मैनेकिन लगातार हमला करने लगा। मुक्का मारते समय हाथों में बिजली, किक मारते समय पैरों में बिजली। बिजली का प्रवाह बेहद तेज था, लंबी दूरी का हमला। लेकिन सासुके की कल्पना सिर्फ नजदीकी लड़ाई तक सीमित नहीं थी। मैनेकिन ने दोनों हाथ जोड़े और फिर उन्हें अलग किया। तुरंत ही उसकी हथेलियों से बिजली का विस्फोट हुआ। एक हाथ जितनी मोटी बिजली की किरण लगभग 8 मीटर दूर तक चली गई। फिर उसने एक उंगली आगे की ओर उठाई। इस बार बिजली पतली थी और शक्ति भी कम थी। वह सांप जैसी बिजली बनकर लगभग 20 मीटर दूर तक चली गई। नई तकनीक का विचार, ये सासुके की नई लाइटनिंग रिलीज तकनीक थी, जो लड़ाई में हर दूरी पर इस्तेमाल हो सके। नजदीकी, मध्यम दूरी, लंबी दूरी। जब बिजली शरीर के किसी हिस्से में प्रवाहित होती है तो वह उस हिस्से की कोशिकाओं को थोड़े समय के लिए उत्तेजित करती है, जिससे गति बढ़ती है या ताकत थोड़ी बढ़ती है। हालांकि सी रैंक जुत्सु होने के कारण ताकत बढ़ाने की क्षमता सीमित थी। इस तकनीक की असली शक्ति उपयोगकर्ता के चक्र पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा चक्र उतनी ज्यादा शक्ति, लेकिन फिर भी ये लाइटनिंग स्पीड जितनी ताकतवर नहीं थी। अभ्यास, सिस्टम ने कहा। सिमुलेशन सफल। क्या पहला असिस्टेड प्रैक्टिस शुरू करें? सासुके बोला, चलो शुरू करते हैं। उसने आंखें बंद की और अपने शरीर में बहते चक्र पर ध्यान लगाया। अचानक उसे लगा जैसे उसके शरीर के अंदर बिजली दौड़ रही हो। अगले ही पल बिजली उसके पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लगा जैसे शरीर का खून उबल रहा हो और छिद्रों से बाहर निकल रहा हो। सासुके ने आंखें खोली। उसने देखा कि उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से बिजली निकल रही थी। अगर वह बिजली को हाथों में केंद्रित करता तो उसके ताइजुत्सु हमले मजबूत हो जाते। अगर पैरों में तो उसकी गति थोड़ी बढ़ जाती, लगभग बॉडी फ्लिकर टेक्निक जैसा। हालांकि यह तकनीक बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन नजदीकी लड़ाई, मध्यम दूरी, लंबी दूरी, तीनों में थोड़ी मदद कर सकती थी। 3 बार अभ्यास। असिस्टेड प्रैक्टिस कंप्लीट। कंटिन्यू। सासुके हैरान हुआ। उसने तो एक बार में ही तकनीक सीखी थी, लेकिन अगर बार बार अभ्यास से नियंत्रण बेहतर होता है तो क्यों नहीं?
जारी रखो। 3 बार अभ्यास के बाद सिस्टम बोला, 3 अभ्यास पूरे, कृपया जुत्सु का नाम बताए। सासुके बोला, इसे नाम देते हैं लाइटनिंग रिलीज डिस्चार्ज। नाम सफलतापूर्वक दर्ज, लाइटनिंग रिलीज डिस्चार्ज, मास्टरी लेवल प्रोफिशिएंट। सासुके मुस्कुराया, इस तकनीक का असर मेरी कल्पना से भी बेहतर है। ये जुत्सु हाथ के संकेत के बिना इस्तेमाल हो सकता था, अचानक हमला करने के लिए बेहद उपयोगी था। सासुके ने मुट्ठी भींची, उसकी मुट्ठी पर बिजली चमकने लगी। सासुके धीरे से बोला, ज़ाबुज़ा, उम्मीद है तुम जल्द ही सामने आओगे। जस्ट बिजली उसकी मुट्ठी के चारों ओर नाचने लगी। चैप्टर 45, चैप्टर 45, हिडन मिस्ट का दानव वापस लौटा है। लॉर्ड ज़ाबुज़ा, आपको अभी थोड़ा और आराम करना चाहिए। एक छिपी हुई जगह पर जहां ज़ाबुज़ा अपनी चोटों से उबर रहा था, वह हाकू को देख रहा था जो उसके रास्ते में खड़ा था। ज़ाबुज़ा बोला, बस बहुत हुआ हाकू, रास्ते से हट जाओ, मैं इस दुश्मनी को यूं ही नहीं छोड़ूंगा। हाकू चिंतित होकर बोला, लेकिन लॉर्ड ज़ाबुज़ा, आपकी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। ज़ाबुज़ा ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और अपनी बड़ी तलवार एक्सिक्यूशनर्स ब्लेड उठा ली। इस काम के लिए मुझे पूरी तरह ठीक होने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखें खतरनाक हो गईं। ज़ाबुज़ा को यह जानकर हैरानी हुई कि उस दिन जिन निंजाओं ने दखल दिया था वे काटो के लोग नहीं थे, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि काकाशी और उसकी टीम अभी भी जिंदा थी। इसका मतलब था कि उस दिन जो 2 ताकतवर लोग बीच में आए थे उनका मामला खत्म हो चुका था, लेकिन काकाशी गंभीर रूप से घायल हो गया था और दूसरा लड़का बेहोश हो गया था। यह मौका बिल्कुल सही था काकाशी और उसकी टीम को खत्म करने का। भले ही किसी की कमजोरी का फायदा उठाना बेइज्जती माना जाता हो, लेकिन ज़ाबुज़ा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए लक्ष्य पूरा होना ही सबसे जरूरी था। फिर भी वह उस दिन के 2 रहस्यमय निंजाओं के बारे में सोचकर थोड़ा उत्सुक था, लेकिन अब उनके बारे में पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। हाकू बोला, अगर आप जाने के लिए तय कर चुके हैं लॉर्ड ज़ाबुज़ा, तो इस बार मुझे भी आपके साथ रहने दीजिए। ज़ाबुज़ा थोड़ी देर सोचकर बोला, ठीक है। असल में अगर सासुके फिर से होश में आ गया होता तो ज़ाबुज़ा चाहता था कि हाकू उसे कुछ देर तक रोके रखे, तब तक वह काकाशी को खत्म कर सकता था। हालांकि सासुके की स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन उसकी अटैक पावर इतनी नहीं थी कि ज़ाबुज़ा को मार सके। ज़ाबुज़ा बस इंतजार करना चाहता था कि सासुके का चक्कर खत्म हो जाए, जैसे पिछली बार हुआ था, और इस बार उसने सासुके से निपटने की एक योजना भी बना ली थी। सासुके की गति तेज थी, लेकिन अगर वह दुश्मन को देख ही ना पाए तो उसकी स्पीड बेकार हो जाएगी। इसलिए ज़ाबुज़ा ने सोचा, वाटर रिलीज हिडन मिस्ट टेक्निक से पूरा इलाका धुंध से भर देगा, फिर साइलेंट किलिंग टेक्निक से चुपचाप हमला करेगा। जब वे उस जगह पहुंचे जहां काकाशी और सासुके ठहरे थे, ज़ाबुज़ा ने तुरंत हमला नहीं किया। वह पहले आसपास देखने लगा, यहाँ कोई नहीं है। क्या वे दोनों भाग गए? अगर वे भागे होते तो ताजुना को साथ नहीं ले जा सकते थे। क्या उन्होंने मिशन छोड़ दिया? किसी निंजा के लिए मिशन छोड़ना बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। जो ऐसा करे उसे अक्सर रोग निंजा बनना पड़ता है। ज़ाबुज़ा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। तभी हाकू वापस आया, लॉर्ड ज़ाबुज़ा, मुझे हमारे टारगेट ही दिखाई नहीं दिए। क्या वे यहाँ नहीं है? यहाँ तक कि ताजुना भी गायब था। वे सब कहाँ गए? क्या सच में वे उसे लेकर भाग गए? लेकिन अगर वे ताजुना को लेकर भागे भी हो तो भी वेव कंट्री तो ही रहेगा। इसका कोई मतलब नहीं बन रहा था। तभी दोनों को अचानक अधूरे ब्रिज की दिशा से एक शक्तिशाली इरादा किलिंग इंडेंट महसूस हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसी दिशा में बढ़ने लगे। सावधानी के लिए ज़ाबुज़ा ने तुरंत वाटर रिलीज हिडन मिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया। पूरा इलाका घनी धुंध से भर गया। जब वे पुल के अंत में पहुंचे तो पुल अभी भी अधूरा था। इस तरफ और दूसरी तरफ के बीच लगभग 10 मीटर का गैप था। उस दूरी से भी ज़ाबुज़ा को ताजुना की मौजूदगी महसूस हो रही थी। वह पुल के दूसरी तरफ था, उसे पुल के उस पार ले गए। इसका मतलब क्या है? ज़ाबुज़ा अभी सोच ही रहा था कि अचानक कड़क एक तेज बिजली की चमक उसके चेहरे के पास से निकल गई। वह मुश्किल से बच पाया। कौन है वहाँ? ज़ाबुज़ा ने गहरी आवाज में पूछा। धुंध के अंदर कदमों की आवाज आई और फिर गरजती हुई बिजली के साथ एक लड़का सामने आया। वह था सासुके। उसके पूरे शरीर के आसपास बिजली की चिंगारियां नाच रही थी। सासुके बोला, वाटर रिलीज हिडन मिस्ट टेक्निक, जैसे ही मैंने ये घनी धुंध देखी मुझे पता चल गया कि तुम आ गए हो। अगर आ ही गए हो तो चुप ना छोड़ दो। ज़ाबुज़ा मोमोची। ज़ाबुज़ा अभी भी बाहर आने का इंतजार कर रहा था कि शायद काकाशी भी सामने आए, लेकिन सासुके बोला, चिंता मत करो, काकाशी सेंसेई यहाँ से जा चुके हैं। इस बार सिर्फ तुम और मैं हैं। ज़ाबुज़ा चौंक गया। काकाशी चला गया? सासुके बोला, हाँ, वह हमारे बाकी 2 साथियों को ढूंढने गया है। क्या हुआ? हिडन मिस्ट का दानव? क्या एक लीफ का जैनन तुम्हें डरा रहा है? ये सुनकर ज़ाबुज़ा गुस्से में आ गया। वह अपनी बड़ी तलवार उठाकर धुंध से बाहर आ गया। एक जैनन मुझे रोकेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सासुके मुस्कुराया। अच्छा, मुझे याद है पिछली बार तुम्हें लगभग मैंने ही खत्म कर दिया था। ये सुनकर ज़ाबुज़ा का चेहरा और काला पड़ गया। छोटे कमीने, तुम मत मान रहे हो। अगर पिछली बार काकाशी तुम्हें नहीं बचाता तो तुम अब तक मेरी तलवार के लिए खाना बन चुके होते। लेकिन सासुके बिल्कुल शांत रहा। वह बोला, तो इस बार कोई बीच में आने वाला नहीं है, बस तुम और मैं एक के सामने एक। लेकिन तभी सासुके ने पास में एक और चक्र सिग्नेचर महसूस किया। वह मुड़ा और बोला, लगता है ये पूरी तरह 1-on-1 नहीं होगा। वहाँ हाकू चुपचाप पास आने की कोशिश कर रहा था। ज़ाबुज़ा चौंक गया। तुम हाकू की मौजूदगी भी महसूस कर सकते हो। बुरा नहीं बच्चे। हाकू भी सामने आ गया। ज़ाबुज़ा समा, इसे मुझे संभालने दीजिए। लेकिन ज़ाबुज़ा ने हाथ उठाकर मना कर दिया। नहीं, ये लड़का मेरा है, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। बहुत हो गया, अब कल सुनना तक गायब आए।